2024 को चुनाव को लेकर अभी से बिसात बीत चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता अपने पाले में ज्यादा से ज्यादा मतदान होने के लिए कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो कोई विपक्ष जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो कोई अपने पार्टी को सींच रहा है कि 2024 में हम भी दिखे कि प्रधानमंत्री के दावेदार हम भी हैं। कितने चेहरे हैं, कितने दावेदार हैं, किनकी कितनी मजबूती है और मोदी जैसे बड़े चेहरे को कौन कितना चुनौती दे सकेंगे, इन तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साहब हैं। राजनीति को समझते हैं, बूझते हैं और खासकर चुनाव पे अच्छा ध्यान रहता है सर आपका हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पहला मुद्दा तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है, नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या एकजुट होकर विपक्ष 2024 में मोदी जैसे बड़े चेहरों को चुनौती देने की हालत में है? आपको क्या लगता है? अभी देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। हमेशा जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं वैसे वैसे रणनीतिक और राजनीतिक व्यूह रचना होती है। 1977 में इमरजेंसी ख़त्म करने की घोषणा हुई, चुनाव की घोषणा हुई और जेल से नेता छूटे भी नहीं थे और तब जनता पार्टी बनी थी। 1988 और 89 के चुनाव में आखिर तक ये सस्पेंस बना रहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को तमाम लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। और आखिर जब चौधरी देवीलाल ने उनके नाम का ऐलान किया बड़ौद की जनसभा में, मैं उस जनसभा में था, तब जाकर के जो है, ये कुल 4-5 महीने पहले की बात है, और तब जाकर के तमाम सारे उस समय के जो छत्रप थे, बीजू पटनायक, एन.टी. रामाराव, रामकृष्ण हेगड़े, चंद्रशेखर जी, अजीत सिंह, मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे लोग थे जो वीपी सिंह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सबने माना। तो अभी चुनाव में कम से कम 1.5 साल है, आम चुनाव में, और अभी से ये कहना है कौन मुख्य प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, कौन जो है विपक्ष का नेता होगा, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। अभी जो छत्रप हैं, जैसे आज ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल में, नीतीश कुमार बिहार में हैं, जो दावेदार जिनको लोग मानते हैं, हाँ, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से ताल ठोक रहे हैं, अब चंद्रशेखर राव जो है वो आ गए हैं तेलंगाना से, और राहुल गांधी तो चूंकि कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस पार्टी भी एक प्लेयर है, विपक्ष की बड़ी प्लेयर है, सबसे बड़ी प्लेयर है, तो वो भी है। और गुपचुप रूप से माना जाए, हमेशा इनकार तो करते रहते हैं, शरद पवार साहब भी कहीं ना कहीं मैदान में अगर सीधे नहीं आएंगे तो पीछे से भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये तमाम सारे नाम और चेहरे हैं, एक किस चेहरे पर कौन लोग सहमत होंगे कि नहीं होंगे, ये सब कहना और इस पर कोई भविष्यवाणी करना अभी बहुत जल्दबाजी है। मुझे लगता है अभी हम लोगों को कुछ समय, लगभग कम से कम 2023 के आखिर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, तब जाकर के ध्रुवीकरण और राजनीतिक दलों की विपक्षी की गोलबंदी जो है वो तब जाकर साफ होगी। सर, जिस तरह से बिहार में पोस्टर लग रहे हैं कि बिहार बदला है देश बदलेगा, आपने देखा कि लखनऊ में भी कि यूपी बिहार मिलके बीजेपी को 2024 में भगाएंगे, इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सर, अगर कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है तो क्या जो उसके नेता हैं जो पार्टी को सिंचित करने में समय लगाए हैं, जो अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं, क्या उनका भविष्य खतरे में आएगा? और अगर वो अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए किसी अन्य पार्टी में जाते हैं तो यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर होगी, तो इस वजह से गठबंधन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, खासकर अगर कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से देखा जाए तो। नहीं, गठबंधन देखिए मुश्किल तो नहीं होता है कभी भी कोई गठबंधन विपक्ष का। विपक्ष के सामने भी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको अकेले कोई दल चुनौती नहीं दे सकता है। ये सामने दीवार पर लिखी हुई इबारत है और ये सारे दल मानते हैं कि अकेले ममता जी चाहें चुनौती दे दें, अकेले नीतीश कुमार चाहें, या अकेले अखिलेश जी चाहें, या राहुल गांधी खुद कांग्रेस पार्टी चाहे, अकेले कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ये वही स्थिति है कि 1989 में कांग्रेस पार्टी, जिसके पास जो है बहुमत की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 415 विधायकों की सरकार थी, सांसदों की सरकार थी, और उस वक्त कोई दल अकेले चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। और तब जाकर के जनता दल बना, और जनता दल बनने के बाद तमाम सारे दल उसमें आके जुड़े, और उसके बाद जाकर के तब भी आप देखिए, तब भी उस चुनाव में, अगर उस चुनाव में जो पढ़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी 197 सीटें जीती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, इसके बावजूद जबकि सारे दल मिल गए थे। और तब वामपंथी दल
वाम मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने सपोर्ट किया था वीपी सिंह की सरकार को, जनता दल की सरकार को, तब जाके वो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, जिसमें डीएमके भी था और इसमें तमाम सारे क्षेत्रीय दल भी शामिल थे, तेलुगु देशम से लेकर के डीएमके और दूसरे दल। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा जैसे कांग्रेस कमज़ोर हो रही, कांग्रेस कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं है। आज सिर्फ 2 राज्यों में उसकी अपनी सरकार है और एक सरकार उसकी बिहार में अब बन गई है, महागठबंधन उसमें शामिल है, और एक सरकार उसकी जो है तमिलनाडु में है जहां वो, और झारखंड में है जहां वो भागीदार है। महाराष्ट्र में थी लेकिन महाराष्ट्र की सरकार हाथ से चली गई। लेकिन जो भारत जोड़ो पदयात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो पदयात्रा कोई चैरिटी के लिए नहीं हो रही है, वो पदयात्रा कोई कांवड़ियों की तरह नहीं हो रही कि कोई जाकर के शंकर जी पे जल चढ़ाना हो। वो यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है और कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से मजबूत करने की यात्रा है, और इसीलिए दक्षिण भारत से शुरू की गई है, क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का आधार नहीं है। वहाँ भाजपा कर्नाटक को छोड़ के बाकी राज्यों में कमज़ोर है, लगभग नहीं के बराबर है। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में जरूर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और कांग्रेस अभी भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में मजबूत स्थिति में है। केरल में लगातार उसकी कई बार सरकार बन चुकी है, आज भी सबसे ज़्यादा सांसद उसके पास केरल से हैं। तमिलनाडु में वो पार्टनर है डीएमके के साथ, और आंध्रा और तेलंगाना में भी उसका कैडर भी है, भले उसके सांसद विधायक ना हो। और जिस तरह उस यात्रा को रिस्पांस मिल रहा है, अब अगर वो यात्रा उत्तर भारत में भाजपा के का जो गढ़ है उन क्षेत्रों में घुसती है और उसके बाद उसको जनता का रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन ये निर्भर करेगा कि कांग्रेस उस यात्रा का राजनीतिक लाभ कैसे उठाती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी भी बड़े मुद्दे को उसका नेतृत्व लेकर चलता है, लेकिन कांग्रेस की पार्टी जो है उसका फॉलोअप नहीं कर पाती। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती का एक बड़ा ज़बरदस्त नारा दिया था, एक जेंडर इशू उन्होंने क्रिएट किया था जातिवाद और हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी उसको नीचे तक नहीं ले जा पाई और नतीजा सिफर रहा। तो आज भारत जोड़ो यात्रा का अगर फॉलोअप हो गया तब तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा। अगर यात्रा खाली एक कर्मकांड बन के रह गई, एक आयोजन बन के रह गई, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है ये निर्भर करेगा भविष्य। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस साल 2023 में, अभी 2022 में गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है, उसमें आम आदमी पार्टी कितना क्या प्रदर्शन करती है, वो कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाती है, कितना बीजेपी को पहुंचाती है। फिर अगले वर्ष कर्नाटक का चुनाव है, कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव हैं, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के चुनाव हैं, यहाँ कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहता है। इन सब नतीजों के बाद विपक्ष की असली गोलबंदी दिसंबर 2023 से शुरू होगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने जैसा कहा कि दक्षिण भारत में आज भी कांग्रेस मजबूत है उत्तर की अपेक्षा। अगर जिस तरह के लोग जुड़ रहे हैं दक्षिण में, जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह का हुजूम है, अगर इसी तरह का उत्तर में दिखा तो जाहिर सी बात है कि फायदा होगा। लेकिन अगर उस तरह का उत्तर में दिखा तो यह अखिलेश यादव के लिए भी नुकसान है, ममता बनर्जी के लिए भी नुकसान है, नीतीश कुमार के लिए भी नुकसान है। तो यहाँ पे गठबंधन कमजोर हो? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव के लिए नुकसान इसलिए नहीं है, या नीतीश कुमार के लिए नुकसान नहीं है, या ममता बनर्जी का तो खैर उत्तर भारत से ज़्यादा लेना देना नहीं, वो तो पूरी भारत में पश्चिम बंगाल में है और वहाँ उनका गढ़ जो है इंटैक्ट है, उसमें कांग्रेस कोई बहुत ज़्यादा सेंध नहीं लगा पाएगी। असली कांग्रेस का जो मजबूती है वो होनी है गुजरात में, वो होनी है राजस्थान में, वो होनी है मध्य प्रदेश में, वो होनी है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इन राज्यों, बिहार में या उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के पास भीड़ भले जुट जाए, लेकिन कांग्रेस की निर्भरता क्षेत्रीय दलों पर रहेगी। बिहार में उसको नीतीश कुमार और तेजस्वी के महागठबंधन के साथ ही रहना होगा, झारखंड में उसको झामुमो के साथ ही रहना होगा, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ गठबंधन बनता है कि नहीं बनता ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है जब कोई बड़ा मोर्चा बनेगा तो शायद समाजवादी पार्टी भी उसमें शामिल होगी और तब कांग्रेस के साथ कोई एक सहमति वहाँ बन सकती है। अभी असली कांग्रेस को अपना जुटाना है, ताकत वहाँ बढ़ानी है जिन राज्यों में उसका आधार है, जैसे मध्य प्रदेश, अब यहाँ तो कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, राजस्थान, यहाँ कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, छत्तीसगढ़, यहाँ कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, गुजरात, जहाँ आम आदमी पार्टी उसकी जड़ें काटने में, मतलब कुतरने में लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ का वोट का बंटवारा अगर होगा तो कांग्रेस का नुकसान हो सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो राज्य हैं, दिल्ली, हरियाणा, ये राज्य हैं, यहाँ पंजाब,
जहाँ भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, इन राज्यों में जो है कांग्रेस अगर अपने को मजबूत कर लेती है तो कांग्रेस कम से कम, अगर इन राज्यों में उसने अच्छे से मजबूत कर लिया, तब कांग्रेस 125 से लेकर 150 सीटों की पार्टी बन सकती है लोकसभा चुनाव में, बिना उत्तर प्रदेश और बिना बिहार के, जैसा कि 2009 में वो थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है कोई फॉलो अप ना होना, और सब कुछ निर्भरता उनकी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर जो कांग्रेसियों की है। बीजेपी में ये है कि मोदी जी पर निर्भरता है सबकी, लेकिन बीजेपी में नड्डा जी भी सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, वो भी लगे रहते हैं, संगठन को बढ़ाते रहते हैं। अमित शाह जी की रणनीति चलती रहती है उसमें, बीजेपी राजनाथ सिंह भी उसमें ऐड ऑन करते हैं उसमें, और जो योगी जी का अपना योगदान है उसमें, शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में योगदान है। इस तरह बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी में अभी मोदी जी के साथ साथ तमाम जो छत्रप नेता हैं और जो तमाम दूसरे नेता, वो भी पार्टी का योगदान कर रहे हैं। कांग्रेस की समस्या ये है कि आज की तारीख में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तो अस्वस्थ हैं, वो तो उतना सक्रिय नहीं हो सकती, और कोई बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी में बहुत ज़्यादा योगदान करता हुआ नहीं दिखता। हाँ, जैसे अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ये कुछ नेता हैं जो, चिदम्बरम को आप कह सकते हैं, जो कुछ योगदान कर सकते हैं। कर्नाटक के नेता हैं जहाँ DK शिवकुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा भी चुके हैं। तो सारा दारोमदार जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी आगे की रणनीति पर निर्भर है। सर, जैसा आपने अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देते हुए कि जड़ कतर रहे हैं और पंजाब से कांग्रेस का जड़ कतर ही दिए, सरकार बना ली है अपनी, तो क्या लगता है कि जो विधानसभा में जो जड़ कतर रहा है, क्या उसी के साथ लोकसभा में गठबंधन कर सकती है कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के नैरेटिव अलग अलग होते हैं। आप देखिए, दिल्ली में 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरे नंबर पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती और उसके बाद दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी। ये तो सामने है ना हमारे। तो हम अब 2020 के चुनाव में फिर आम आदमी पार्टी ने 63 सीटें जीती, लेकिन क्या वो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे तो क्या दिल्ली में वो अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? क्या अब पंजाब में देखिए सरकार बनी, उनकी तूफानी बहुमत से 91-92 सीटें उनको मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी ही सीट लोकसभा चुनाव जहां से मुख्यमंत्री चुन के आते थे भगवंत मान, वो सीट हार गई तुरंत। 6 महीने भी नहीं हुए थे सरकार बने और चुनाव हार गई। तो मैं बार बार कहता हूं, लोकसभा का नैरेटिव विधानसभा के नैरेटिव से हमेशा अलग होता है। आप देखिए, 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीता, बीजेपी से छीना, बल्कि जीता नहीं छीना। लेकिन 2019 के चुनाव में राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जिता पाते। मध्य प्रदेश में बड़ी मुश्किल से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अपने बेटे को जिता पाए, और बाकी 28 सीटें बीजेपी जीत जाती है। गुजरात की 26 सीटें बीजेपी जीत जाती है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीतती है। तो ये जो विधानसभा का चुनाव का मसला, अब एक और मैं उदाहरण देता हूँ। 2019 में हरियाणा में जबरदस्त सफलता मिली लोकसभा में बीजेपी को, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो सरकार बनाना मुश्किल हो गया, उसको जेजेपी से दुष्यंत चौटाला से गठबंधन करना पड़ा। तो इसलिए विधानसभा में कोई पार्टी और लोकसभा में क्या मुद्दे होते हैं, वह मतदाता ये देखता है कि केंद्र में सरकार कौन बना सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजेपी का समर्थक है, तो वो देखेगा कि भाई बीजेपी अगर सरकार बना सकती है, भले ही वो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा हो दिल्ली में, लेकिन वो बीजेपी को देगा। अगर कोई कांग्रेस का समर्थक है वो या बीजेपी का विरोधी है, उसने हो सकता है विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन वो लोकसभा में सोचेगा कि भाई कांग्रेस तो पूरे देश की पार्टी है, अगर बीजेपी को कोई रिप्लेस करेगी तो कांग्रेस ही करेगी, तो कांग्रेस को देता है। तो ये एक नैरेटिव लोकसभा चुनाव में बनता है। बहुत छोटा सा एकदम अंतिम जवाब, छोटा सा प्रश्न है कि अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी बंगाल में रैली करती हैं, तो अखिलेश यादव का नाम लेती हैं, नीतीश कुमार का नाम लेती हैं, तेजस्वी यादव का नाम लेती हैं, हेमंत सोरेन का नाम लेती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लेती हैं। क्या लगता है कि कुछ मामला गड़बड़ है? देखिए, ममता जी जब जीत के आई थी तो दिल्ली आई थी, तो सोनिया जी से मिली थी, आपको याद होगा, बड़ी अच्छी तस्वीरें आई थी उनकी। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि ममता जी ने त्रिपुरा में, गोवा में, सब जगह, आसाम में अपनी पार्टी का गठन करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस की बड़ी दिग्गज नेता सुष्मिता देव, जो संतोष मोहन देव की बेटी हैं, राहुल गांधी की टीम की मानी जाती थी, वो चली गई ममता जी के साथ,
और उनको राज्यसभा में भेजा, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे करके चली गई वो। और उसके बाद ममता जी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस तो जो है वो विपक्षी भूमिका निभा नहीं पा रही है, इसलिए हमको थर्ड फ्रंट बनाना चाहिए, सारे विपक्षी दलों को मिलकर कांग्रेस को किनारे करके। लेकिन शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इनके बयान आप देखिए, इनका क्या कहना है। इनका कहना है बिना कांग्रेस के कोई विपक्ष की एकता संभव नहीं है, कांग्रेस को माइनस करके बीजेपी को हम नहीं हरा सकते। तो अब ही भले ही ममता जी जो है बिल्कुल अलग चाल चल रही हूँ, अलग राह चल रही हूँ, उनकी कोशिश ये होगी, देखिए वो दावेदार हैं, उनकी कोशिश ये होगी कि बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। वो बंगाल के लोगों को ये संदेश दें कि पहली बार कोई बंगाली मुख्यमंत्री पद का दावेदार है, सॉरी क्षमा कीजिए, प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। तो वो ये संदेश देने की कोशिश करेंगी ताकि बंगाल में 42 में से वो कोशिश करेंगी 42 की 42 सीटें जीते, नहीं 40 तो जीती जाएं। इसलिए वो कांग्रेस को अभी दूर रखेंगी, ये उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जब सारे विपक्षी दल अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि कांग्रेस का हर राज्य में 4%, 5%, 6% वोट है उन राज्यों में जहां उसकी सीटें नहीं हैं। अब बिहार में भी है, अब तमिलनाडु में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। अब भले विधानसभा चुनाव बहुत कम वोट रह गया, लेकिन लोकसभा में तो था 2019 में। तो ऐसे में वो वोट कहाँ जाएगा? और दूसरा एक संदेश जाता है खास करके गैर भाजपा मतों में कि जब सब एकजुट होंगे तो मतदाता उत्साहित होता है, अगर बिखरे हुए तो मतदाता का उत्साह खत्म हो जाता है। ये बात ममता जी को भी समझ में आएगी देर सवेर, और मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी है। मैं अगर लगा के इसलिए कह रहा हूँ कि सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो विपक्षी दल उसको स्वीकार करेंगे, ममता जी भी स्वीकार करेंगी। लेकिन अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो कांग्रेस के सामने विपक्षी दलों के मोर्चे को स्वीकार करने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा। विपक्षी एकजुटता मोदी को टक्कर दे सकती है अगर आज के वर्तमान समय में देखिए आप ये देखिए 37% के आसपास वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिला था, ठीक है। इसमें एनडीए का वोट भी जोड़ दीजिए 40% के आसपास हो जाता है जाके, सब 40-41%। तो 60% वोट तो अभी भी बीजेपी के खिलाफ है, 2019 में भी और 2014 में भी 69% खिलाफ था, और वो अलग अलग पड़ा था। अब जाहिर है, अगर देखिए चुनाव गणित भी होता है, चुनाव केमिस्ट्री भी होता है। अब सबको आपने मान लिया एकजुट हो गए सब, तो गणित के हिसाब से तो वो भारी पड़ जाएगा। लेकिन सिर्फ गणित ही नहीं होता, चुनाव में नैरेटिव बनता है, चुनाव में एक भावना बनती है, चुनाव में एक मुद्दा होता है। अगर विपक्ष मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई मजबूत मुद्दा उठाने में कामयाब रहा, कोई भावनात्मक मुद्दा उठाने में कामयाब रहा, कोई नया विमर्श जिसको हम नैरेटिव बोलते हैं आजकल की भाषा में, गढ़ने में कामयाब रहा, तो निश्चित रूप से चुनौती दे सकता है। लेकिन सिर्फ आंकड़ों के भरोसे जो है आप चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि चुनाव अकेले गणित नहीं होते, वो रसायन शास्त्र भी होता है। तो मुझे लगता है दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा विपक्ष को।